बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ये अचानक से माफ़ी तलाफ़ी का सीज़न क्यों शुरू हो गया? पहले आप ज़रा ये सुन लें कि इशफाक सत्ती साहब वो शो कर रहे हैं काशिफ अब्बासी की जगह पे। उन्होंने किन अल्फाज में 23 सेकंड है, 23 सेकंड में कैसे माफ़ी मांगी। और प्रोग्राम के आखिर में एक वजाहत कि गुज़िश्ता प्रोग्राम जो कि 21 जनवरी 2025 को नशर हुआ, जिसमें मेज़बान ने प्रोग्राम की इब्तिदा में अपनी ज़ाती हैसियत से राय पेश की, जिसका इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बावजूद अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो इदारा उस पर माजरत ख्वाह है। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक सत्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। यानी अपनी राय के इजहार पर, और काशिफ अब्बासी साहब का नाम नहीं लिया जी, जिनका ये शो कर रहे हैं। अब आ जाएं मोहम्मद मालिक साहब। मोहम्मद मालिक की अपनी राय नहीं थी, उनके शो में किसी और की राय थी। उस पर हालांकि डिस्क्लेमर पहले चलता है, उस पर उनसे क्या करवाया गया? जी, वेलकम बैक टू द शो। आज कंक्लूजन में मैं छोटी सी क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ इदारे की जानिब से। 29 जनवरी को और 10 फरवरी को 2 शोज हुए थे हमारे। एक में अब्दुल्ला साहब थे, एक में सेनेटर हामिद खान साहब थे। उन्होंने काफ़ी सख्त बातें की ऑन सम लॉयर्स, जुडिशरी के ऊपर, जिस पे काफ़ी शिकायतें आई, गिले आए। और अगरचे गेस्ट के जो व्यूज़ हैं वो उनके अपने व्यूज़ होते हैं, मुकदमे हमारे लिए, बट इदारे का उनसे मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। और लेकिन एज अ जर्नलिस्ट कर्टसी, प्रोफेशनल कर्टसी, ये इदारे का फ़र्ज़ है कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो उसके लिए इदारा अपनी रिग्रेट शो करता है, वो हम कहते हैं। बट जो व्यूज़ हैं वो गेस्ट के अपने होते हैं और इदारे के व्यूज़ अपने हैं, और उनका आपस में एक क्या कहते हैं एग्री होना ज़रूरी नहीं होता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह। तो फिर इदारे की राय थी काशिफ अब्बासी साहब की, वो मेज़बान थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये बात कर रहे हैं कि हामिद खान ने और हाफिज अब्दुल्ला ने जी जो गुफ्तगू की थी अदलिया के मुतल्लिक, और तारीखें भी बता दी 29 और 10। 29 और 10 एक तो आप जाकर देख सकते हैं जी, कि उन्होंने क्या बातें की थी। वो बातें आप निकाल के दोबारा सुने, महसूस अगर आप होना चाहते हैं तो वो भी उन्होंने बता अगर दिया। आपकी नज़र से नहीं गुजरा तो अब जाके सुन। लेकिन ये हैरान कुन है ना, देखें, अगर वो शिकायत थी, वो शिकायत बनती थी जिन 2 अशखास से, उनकी गुफ्तगू से, कि उन्होंने को बहुत बड़ा गुनाह सरजद कर दिया था, तो अदालतें मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं। आप हामिद खान को, आप हाफिज अब्दुल्ला को ले जाएं, अदालत लेकर जाएं। उनकी राय थी ना, उनकी राय आपको बहुत ज़्यादा चुभ गई। अगर तो उन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स किया है, उन्होंने झूठे आदाद व शुमार पेश किए हैं, ये वो रिपोर्टर हैं, और ये वो हुकूमत है जिस हुकूमत के वज़ीर, वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह अभी 2 दिन पहले एक टॉक शो में मौजूद थे शहजाद इकबाल के। वो मैं आपको ज़रा एक जुमला सुनवा देता हूँ, आप अंदाज़ा लगाएं कि जो राय के बारे में, उनकी अपने बारे में राय है, वो सुने, और फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि मौजूदा हुकूमत किस नहज पे मामलात को लेकर जा रही है। ये राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं शहजाद इकबाल, और मामला है परवेज़ खटक का, और परवेज़ खटक की गुफ्तगू का हवाला देते हैं, उस पर राना सनाउल्लाह की राय सुनिए। राना साहब, इसमें परवेज़ खटक साहब को भी मुशीर बनाया गया, इलेक्शन नहीं जीते इसलिए मुशीर ही बने, वाला शायद वजीर भी बन जाते हैं। लेकिन आपका एक क्लिप आज बड़ा वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, मैं चाहता हूं आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपसे जवाब दूंगा इस पर। जी, अगली गिरफ्तारी जो है, नैब अगर अपने आप को इंडिपेंडेंट जाहिर करना चाहता है तो अगली गिरफ्तारी जो है वो पेशावर मेट्रो में इमरान नियाजी और परवेज खटक उर्फ तीली पहलवान जो है वो पेशावर का, उसकी गिरफ्तारी जो है ना करनी चाहिए। तय कर लिया है परवेज खटक साहब ने। कहा, आप कहते थे कि नैब अगर आजाद है, इंडिपेंडेंट है, तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। आज माशाल्लाह आपकी काबीना में शामिल कर दिया वजीर आजम ने उनको। देखिए, ये बात जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 2018 की आखिरी है जी। 2018 मेरा ख्याल है कोई 6 साल पहले की बात है। तो मामला ये है कि उसके बाद आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टे कर दिया था, और उसके बाद वो इंक्वायरी जो है वो नैब ना कर सका, वो इंक्वायरी किसी तरफ लगी। तो नैब इंक्वायरी नहीं कर सका, उसका मतलब ये तो नहीं कि परवेज खटक साहब बेकसूर साबित हो गए, आपकी नजर में हो गए बेकसूर साबित? नहीं, देखिए, जब तक कोई कसूरवार साबित ना हो जी, तो उस वक्त तक फिर आप सियासी तौर पे तो आप इल्जाम भी लगा सकते हैं, बयान भी दे सकते हैं। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जब तक कोई कसूर साबित ना हो, कसूरवार साबित ना हो, उस वक्त तक आप सियासी तौर पर इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं और इस तरह की बात भी कर सकते हैं।
यानी बैठे हुए एक वफाकी वजीर पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के सियासतदानों को और मीडिया को ये बता रहे हैं कि सियासी तौर पर झूठ बोले जाते हैं, आप कोई भी लगाई जाती हैं, बहुतान लगाए जाते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं और उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। तो एक ही बुके में ना दोनों मुशीर बन गए। तो अब यहाँ पर मामला जो है वो बढ़ गया है और मामला बढ़कर पहुँचा है उस स्टेज पर जहाँ पर आपके मिस रिपोर्टिंग के ऊपर, गलत स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स के ऊपर नहीं मामला है। मामला यह है कि आपने फलां चीज़ सोची और बयान की तो क्यों की। काशिफ अब्बासी ने क्या कहा इससे पहले कि मैं आपको निज़ाम के बारे में, नदीम अफजल चंद की मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस के बारे में उनकी गुफ्तगू और उनके फॉर्म 47 की कहानी की गुफ्तगू सुनवाऊँ जो मेरे शो में उन्होंने गुज़श्ता रात की। काशिफ अब्बासी ने क्या कहा, हल्का सा मैं आपको सुनवा देता हूँ। 21 जनवरी को। हाँ, ये फिर तो सबने डाउनलोड किया, हमने, मैंने भी नहीं देखा हुआ था भाई वो शो। मैंने भी मिस किया हुआ था। हमें भी बताया गया कि तख्ती है तोती मेरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। गुज़श्ता हफ्ते कराची में पहली दस्तूर साज़ असेंबली के इजलास की याद में एक तकरीर हुई। खबर पढ़ रहा था अखबार में, मैंने ये खबर देखी, हमें पाकिस्तान में तख्तियां लगाने का शौक है, हम इवेंट्स क्रिएट करते रहते हैं, ये भी एक सही। बिलावल भुट्टो साहब ने बात तख्ती लगाई, रिवायती तकरीर की, उसमें जमहूरियत, कुर्बानी, सियासी तारीख जैसी बहुत सी बातें की। पुराने वाक़यात की तख्तियां तो लगी हुई, लगती रहती हैं, सब लगाते हैं या उसको याद करते रहते हैं। क्यों ना इस मुल्क में नई तख्तियां लगाएं, जिस आइन पर फख्र करते हैं और फख्र कर रहे हैं, उस आइन के कत्ल की एक तख्ती भी लगी जाए। उसका इफ्तिताह भी बिलावल साहब, मुस्लिम लीग नून की क़यादत और दूसरी क़यादत के साथ मिलकर करें। इस मुल्क में आइन को तो दफन कर दिया गया, इस कत्ल में सबका हाथ। वो तमाम जो इस मुल्क के आइन के खिलाफ पिछले साल दिहाइयों से फैसले करते आ रहे हैं, ये सब पेश है। आइन को सरेआम कत्ल किया जाता है और सब इस पर जश्न मनाते हैं। इसकी एक तख्ती तो बनती है, इसकी भी नकब कुशाई होनी चाहिए, इस पर भी शादियाने बजने चाहिए। कैसे इसमें सबने अपना किरदार अदा किया है। वैसे तो ट्रूथ कमीशन की बहुत बात हम सुनते हैं पाकिस्तान में, सच बोलना चाहिए, हो जाए एक सच्चा मुकालमा, क्या हुआ, किसने किया, कब किया। इस्टेब्लिशमेंट का किरदार तो दागदार है, सियासतदानों के जिस्म पर भी कपड़े नहीं। जब आप आइन की बात करें, डील्स की बात करें, इस मुल्क में कानून की अमलदारी और आइन की अमलदारी की बात करें, इस ताकत की लड़ाई ने जो पावर पॉलिटिक्स और पावर प्ले है, इस मुल्क का नुकसान सबसे ज्यादा किया है। जमहूरियत नाम की है, इस शर्मनाक सूरत हाल पर जश्न तो बन रहा है। हम वो बदकिस्मत मुल्क हैं जहां सियासी मकासद के लिए चादर और चारदीवारी की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी गई। घर से खवातीन और बच्चों को उठा लिया जाता है, एक मामूल बन गया है और सियासी वजूहात से ये होता है। ऐसे माहौल में किसी आइन या इंसानी हकूक की क्या बात करें, जहां इंतखाबात जिस मुल्क में इसलिए ना हो सकते हो क्योंकि सियासी तौर पर सूट नहीं करता। धांधली पर सब मुस्कुरा कर कहें, हमारे मुल्क में कब इलेक्शन छपाफ हुआ? हमारे यहाँ तो हमेशा इंतखाबात में धांधली होती है, लास्ट टाइम भी होती है, इस दफा भी हो गई। वहां जमहूरियत और आइन की हालत पर मातम नहीं हो सकता। मातम क्यों करें, हम इसका जश्न मनाएंगे क्योंकि हमें तख्तियां लगाने का शौक है। एक तख्ती पार्लियामेंट के बाहर भी लगनी चाहिए। दुनिया में पार्लियामान मुहाफिज हुआ करते हैं लोगों के हकूक के, आइन के, कानून की अमलदारी के। मुल्क चलेगा और ज़ाब्ते से चलेगा। एक ऑर्डर होगा, ऑर्डर वो नहीं, एक ऑर्डर होगा, काम होगा, आइन इसकी बात। अच्छा, ये तवील है, यहाँ पे रोक देते हैं। काशिफ अब्बासी ने तख्तियाँ बताई कि अगर आपको तख्ती लगाने का इतना शौक है तो एक इस चीज़ की भी तख्ती लगा लें। उन्होंने पार्लियामेंट का बताया कि किस तरीके से रबर स्टैम्प के तौर पे, और ये पार्लियामेंटेरियन से हम बुलाते हैं, बात करते हैं, वो खुद ये बात करते हैं कि हाँ, मौलाना फजल रहमान की हर तकरीर में ये। आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं, अब सब लोगों ने देखा जब 26वीं आईनी तरमीम पास हो रही थी, मैं ऑन स्पॉट मौजूद था। उस वक्त जो कानून साजी, उसके बाद जो कानून साजी हुई, वो हमने ऑन स्पॉट जाकर रिपोर्ट की। एक पार्लियामेंटेरियन बाहर निकलता था, MNA सेनेटर, जिन्होंने उस आईनी तरमीम पर और उसके बाद और पहले होने वाली कानून साजी के ऊपर वोट दिया। हम उनसे सवाल करते थे। मैंने ये बातें ऑन द रिकॉर्ड अपने शो पे भी की हैं, अपनी वीडियोस में भी की हैं, लोगों को मालूम है। हम उनसे पूछते थे, आप जिस कानून को वोट देकर आए हैं, पढ़ा आपने, जिस आइन को आपने वोट दिया है, जो आइन में आपने तब्दीली की है, इसमें आपने फलां शक में क्या चीज़ की है? आपको मालूम है? जवाब नहीं। आपने ड्राफ्ट पढ़ा है? जवाब नहीं। आपसे पूछा गया है? नहीं। आपसे मशावरत की गई है? नहीं। आपने वोट क्यों दिया है? क्योंकि पार्टी पॉलिसी थी। पार्टी के पास पॉलिसी कहाँ से आई? पार्टी को खुद नहीं पता, पार्टी ने कहा मजबूर हैं। अब अगर आप इस तरीके से मुल्क का आइन और कानून तब्दील करेंगे और कोई शख्स ये कहेगा कि आप रबर स्टैंप बने हुए हैं, आपकी अपनी राय नहीं है, आप उसके ऊपर अपनी माइंड अप्लाई करके जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं आप उनसे मशावरत नहीं करते, कानून साजी का जो तरीकाकार है आप उसको पूरा नहीं करते, तो आपको रबर स्टैंप नहीं कहेगा कोई तो और क्या कहेगा? यू आर अ रबर स्टैंप। आपको तो कहा जाता है आप न चूं कर सकते हैं न चरा कर सकते हैं, आप भेड़ बकरियों की तरह आपको बंद करके यहाँ पर रखा गया इस्लामाबाद में। हमने किस तरीके से किस्से सुनाए कि यहाँ पर एक सेनेटर ऐसे हैं जिनकी वालदा का वेंटिलेटर पर थी, उनको जाने की इजाजत नहीं थी, उनका इंतकाल हो गया
और फिर उनको जो है वो कुछ बाहर से उनको बुलाया गया, उनको इजाजत किस तरीके से मिली। वो एक सेनेटर साहब जिनके बारे में कि वो डायलिसिस मशीन पे थे, मैं आपको यकीन से बताऊं कि एक और एमएनए हैं, अब उनका इंतकाल हो गया, जिन्होंने वोट दिया था जी, वो जिस तरीके से रात को 1:30-2 बजे जिस वक्त वोटिंग वाला मरहला चल रहा था, शकवार पढ़ा जा रहा था, उनको जिस तरीके से नवाब यूसुफ तालपुर की बात कर रहा हूँ, व्हील चेयर पर लाया गया ना, और उनकी जो हालत थी, उस हालत को वहाँ पर खड़े होकर देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि ये शख्स, इसको जाहिर है कि उनकी फ्री विल तो थी, उनकी पार्टी तो वो साथ थी, उनकी पार्टी को सूट करता था सब कुछ, लेकिन आप यकीन माने कि अगर वो मामला उस आईनी तरमीम का ना होता, वो जिस तरीके से वो शख्स लाया गया था, वो आप निकाल लें कभी असम्बली के रिकॉर्ड का हिस्सा होगी कि उनको किस तरीके से लाया गया था, और वो खड़े नहीं हो सकते थे जी अपना वोट काउंट करवाने के लिए। उन्होंने भी वोट दिया, इस तरीके से तो वोट हुआ। फिर इलेक्शन कैसे हुआ, इलेक्शन का किसको नहीं पता। इलेक्शन के ऊपर आप बात करते हैं तो या तो मिसाल ये होती है कि माजी में भी इलेक्शन ऐसे होते थे, या फिर ये होती है कि जनाब पतन का दफ्तर सील हो जाए। अब नदीम अफजल चंद साहब मेरे शो में थे, ये गुफ्तगू आप सुने तो आपको ये अंदाज़ा होता है। 2 क्लिप से मैं सुनवाऊंगा, दोनों 53 सेकंड के। इस गुफ्तगू में ये शायद मेरा ख्याल है मैंने सेम जो है वो 53 सेकंड की 2 53 हाँ के या ये भी हो सकता है कि ये सेम क्लिप हो, लेकिन मैं आपको सुनवा देता हूँ। नदीम अफजल चंद जो बात कर रहे हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त आप परफ्यूम जितना मर्जी छिड़क लें, ताफुन तो आएगा, सही, बदबू तो उठेगी, वो नहीं खत्म होती। सुने ये क्या कह रहे हैं। औरतन कह देना कि अवाम पिस रहे, अवाम जनरली मैं बताऊं आपको, आप मुझे 10% 5% लोग मौजें कर रहे हैं इस मुल्क में, 95% लोग क्या है बेचारे, उनके पास है क्या, अदल नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हमारे जैसे इलाकों में, अब मेरे अपनी अजीजों में कल एक परसों बच्चे को अगवा किया गया, 1.5 करोड़ तावान मांग रहे हैं। अब तो ये आम होता जा रहा है। वो पहले आप सुनते थे, हम बलूचिस्तान में और कराची में सुनते थे लाशें बोरी सियासी कार्ड दे के पंजाबियों को मारा जा रहा है। अब देखें मैं मेरी हुकूमत नहीं है, मैं कभी भी नहीं कहूंगा ये मेरी हुकूमत है, लेकिन ये मैं आपको जरूर कहूंगा इस मुल्क को बचाना चाहिए। अब हुकूमत से काम आगे चला गया है, हुकूमत है तो आप मुझे कोई ताकतवर आदमी बगैर प्रोटोकॉल के बलूचिस्तान में सफर करके दिखाए ना। ये नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं अपनी ही हुकूमत के बारे में, और ये उन गुफ्तगू से ऑन टॉप ऑफ दैट है जो आप, मैं जिन लोगों के नाम गिनवा चुका हूँ उनके मुताद्दिद इसी पर आजकल लड़ाई चल रही है सरफराज भुगटी साहब की और उमर अयूब साहब की। अब फॉर्म 47 के ऊपर किस तरीके से ये हुकूमत कायम हुई, सरदार सलीम हैदर साहब का मैंने क्लिप सुनाया, नदीम अफजल चंद साहब को मैंने कहा सुनेंगे क्या कह रहे हैं, क्या हुआ इलेक्शन में, ये सुन लें क्या कहते हैं चंद साहब। ये गरीब आवाम की ताकत से नहीं, ये किसी और की ताकत से निकली है, वोट की ताकत से भी नहीं निकली। और ये हकीकत है, ये जो जिन साहब का आपने क्लिप चलाया, ये सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं। और ये सॉरी, मैंने इनको जो क्लिप सुनवाया था, इससे पहले मैंने इनको सरदार सलीम हैदर का क्लिप सुनवा कर तबसरा लिया था। उन्होंने कहा था कि मैं इत्तफाक करता हूँ, फॉर्म 47 के ऊपर हुआ इलेक्शन बदतरीन था, धांधली ज़्यादा था। फिर मैंने चंद साहब को सुनवाया, इनके इलाके में जो नीचे एमपीए की सीट्स के ऊपर नून लीग के लोग लड़ रहे थे, उनमें एक थे डॉक्टर सुहेब भरत जी, मुख्तार भरत के छोटे भाई। उन्होंने एक तकरीर की थी, उस तकरीर में उन्होंने कहा था कि ना चंद ना इंज नहीं, उन्होंने वो क्लिप पर को ट्वीट किया हाँ इंज नहीं, और फिर कहा था कि ये जो सीटें हैं ना ये अल्लाह की मर्जी से होती हैं, और गरीब अवाम ने तुम्हारे बोझे से यानी कि जेब से जो है वो निकाल के हमें दिए। इसके ऊपर नदीम अफजल चंद तबसरा कर रहे हैं कि बोझे शोझे से नहीं, हुआ क्या था। हारे हैं 2100 या 2600 से। ये दोबारा सुन लें। ये जो जिन साहब का आपने क्लिप चलाया, ये सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, और ये हारे हैं 2100 या 2600 से पीटीआई से। अच्छा, ये पीटीआई से हारे हैं? पीटीआई से हारे हैं। मेरे नीचे पैनल में मेरा तो इनका बड़ा भाई है, उनका बड़ा भाई है, वो 3रे नंबर पे था। वहां भी पहले नंबर पे पीपल पार्टी का मैं उम्मीदवार था, 2रे नंबर पे पीटीआई थी, 3रे नंबर पे ये नून लीग। और अगर इतना जोम है तो आज इलेक्शन करवा लें, कम से कम इसी हल्के, मेरे हल्के में टेस्ट करवा लें, इसी N82 में करवा लें या PP71 में करवा लें, एक सीट टेस्ट में फेयर इलेक्शन हो जाए, तो फिर जो जीते अब आवाम उसको हम तो सैल्यूट करेंगे, जो भी जीते। अगर ये फेयर इलेक्शन जीते होते तो मैं इनके घर जाके मुबारकबाद देता।
तो ये इस वक्त आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर हुकूमत के अपने लोग, अब चंद साहब जो हैं वो हुकूमत ही कहेंगे ना आप उनको, बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदा तो नहीं है। आप जितनी मर्जी राय का इजहार कर लें अपनी ही हुकूमत के बारे में, जब अपने ही लोग बैठकर ये बता रहे होंगे कि फॉर्म 47 की हुकूमत है और उस गुफ्तगू की बुनियाद के ऊपर आप अपनी राय का इजहार करेंगे एक ऐसी हुकूमत के बारे में कि ऐसी हुकूमत कैसे परफॉर्म कर सकती है, और उस राय के ऊपर आपसे माफ़ी मंगवाई जाएगी। आप मिस रिपोर्ट नहीं कर रहे, आप गलत आदाद व शुमार नहीं पेश कर रहे, आप अपनी राय दे रहे हैं। अगर राय पर कदगन लगेगी तो देखें राय तो यही है, मौजूदा हुकूमत किसी को लगता होगा फेयर एंड फ्री प्रोसेस से आई है, मार्ज़ वजूद में इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। ये राय तब्दील नहीं होगी। ये हो सकता है कि ये राय आप हमें देने के काबिल ना छोड़ें। करामत मुगल साहब आपको फूड व्लॉगिंग करते हुए या ट्रैवलॉग करते हुए नजर आए, मैं आपको बता रहा हूँ कि पौधे कैसे लगाते हैं, फलां दरख्त को जो है उसकी नहीं, आपको परफ्यूम्स का बहुत नॉलेज है, ये जो है ना परफ्यूम, ये इनका ज़ाती नॉलेज भी है। चले परफ्यूम्स के ऊपर फिर बाद में उसके ऊपर भी बता देंगे, हम आपके साथ शेर व शायरी के ऊपर फूड व्लॉगर पे बात कर सकते हैं। आपको खाना बना के जो है वो अपने साथ किसी की डिस्कशन में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि इस हुकूमत को ये कहा जाए कि ये हुकूमत किसी लेजिटिमेट तरीके से आई है, इसकी साख बहुत ज़बरदस्त है, जो हमारे सामने हमारी आंखों के सामने हुआ, जो आपके अपने लोग आकर हमसे बात करते हैं, जो फॉर्म 47 हमने, जो फॉर्म 47 फॉर्म 45 हमने देखे हैं, जो उनमें तजाद देखा है। अब आप ये कहेंगे उसको सल्यूट मारा जाए, उसको ये कहा जाए कि ये बहुत ज़बरदस्त है, तो फिर आपको तमगे मिलेंगे। 23 मार्च को जनाब अनाउंसमेंट्स होंगी, 14 अगस्त को तमगे तकसीम होंगे, आपको जनाब आपके साथ ये सब कुछ होगा। अदरवाइज आपको मातूब किया जाएगा, आपको ऑफेयर कर दिया जाएगा, आपको ये कहा जाएगा कि जनाब आपके जो फलां शो था आपकी जगह कोई और बंदा बैठ कर कहेगा कि उसके ऊपर इदारा माजरत खा है। इदारे ने सिर्फ आप सबको ये बताया कि जाएं जाके 21 जनवरी 2025 का काशिफ अब्बासी का शो, 29 जनवरी और 10 फरवरी का जाकर मोहम्मद मालिक का शो देखें। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज्जिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।